हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट एंड में एकदम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, और वो क्वेश्चन रिलेटेड था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड वेट को यूज करके हम कोई अननोन एक्सेलरेशन या नॉर्मल रिएक्शन या कोई भी अननोन फोर्स निकाल रहे थे। मतलब एनएलएम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे हम, जिसके अंदर हमें सिर्फ दो फोर्सेज यूज करना पड़ रहे थे, जिसमें से एक था वेट और दूसरा था नॉर्मल रिएक्शन। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम फिर से वही चीज करेंगे। मतलब हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट का यूज हो रहा होगा, और तीसरा एक और फोर्स भी हम लगा रहे थे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, वो किस लिए लग रहा है, कैसे लग रहा है, उससे हमें मतलब नहीं था। बस हमें ये पता था एक क्वेश्चन में एक और फोर्स दिया हुआ है। तो उन्हीं को यूज करके मैं कुछ और क्वेश्चंस यहां पर तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, और इन क्वेश्चंस को भी हम उन्हीं तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का लिख रहा हूं जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट में सॉल्व किया था। तो ये एंगल है 37 डिग्री। यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक है। पहला क्वेश्चन मैं ऐसा चूज कर रहा हूं जो बिल्कुल उसी टाइप का है जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, और मैं यहां से इसको पुश कर रहा हूं, और लेट से इसका मास है अगेन 5 kg। ठीक है, इसका मास है अगेन 5 kg, और मैं 10 न्यूटन के फोर्स से इसको पुश कर रहा हूं। ठीक है, 10 न्यूटन के फोर्स से इसको पुश कर रहा हूं। मुझे बताना है इस 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलो तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सॉल्व करना। मैं दूसरा क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, मैं एक के बाद एक क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो मैं इधर और क्वेश्चंस लिख रहा हूं, और फिर उसके बाद तुम एक के बाद एक सॉल्व करते जाओ। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 37 डिग्री, 5 kg, हॉरिजॉन्टल, 10 न्यूटन का फोर्स, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक, चलो दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, तीसरा, दीवार, ब्लॉक, 2 किलो का, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स। मैं न्यूटन नहीं लिख रहा हूं, 10 न्यूटन का फोर्स है और 2 kg है। ठीक है, एरो बना दूं मतलब वो फोर्स है, और कोई ब्लॉक बॉक्स के अंदर कोई एक नंबर लिख के छोड़ दूं मतलब वो मास है। ठीक है, चलो ये तीन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं, अच्छा और जगह है, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। एक और क्वेश्चन। ट्वेंटी न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन से लग रहा है वो मैंने एकदम क्लियरली मार्क किया हुआ है इधर। अब तुम एक के बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि एक 5 kg का मास है, वो एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, जिस इंक्लाइंड सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? 37 डिग्री। और इसके ऊपर एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमें बताना है इस 5 kg मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ऑल द सर्फेसेस बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अननोन एक्सेलरेशन और अननोन फोर्स निकालने का क्वेश्चन है। इसका मतलब ऑब्वियसली हमें एनएलएम के कंसेप्ट यूज करना है, और एनएलएम के कंसेप्ट यूज करना है मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को फॉलो करना है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में पहली चीज होती है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। और ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम की पहली स्टेप ये होती है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की पहली स्टेप ये होती है कि हमें ब्लॉक बनाना है। मतलब हमें वही बॉडी बनाना है, अप्रोक्सीमेट बॉडी बनाना है जो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, और उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस बना देना है। सबसे पहला काम ये होता है, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो जल्दी से इतना पार्ट कंप्लीट करो, करो जल्दी से। जल्दी से कंप्लीट करो।
करो करो करो, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं तुम लोग को, तुम पूरी स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करो, उसके बाद बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले से नहीं बता रहा हूं। चलो, आई गेस इनफ टाइम दिया है मैंने तुम लोग को इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप तुम कहीं तक तो पहुंच गए होगे उस क्वेश्चन में, और उसके आगे मैं यहां पर देख लो, या तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम फंसे हुए हो क्वेश्चन में, तुम्हें नहीं बढ़ पा रहे हो आगे, तो यहां देख लो। और तुम्हें लग रहा है तुम बिल्कुल बढ़िया सही सही चलते जा रहे हो, तो अपना कंटिन्यू करते रहो क्वेश्चन को। मैं यहां पर एकदम स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूं, कहीं से भी नोट नोट देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम सही चल रहे थे या नहीं चल रहे थे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहली स्टेप है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की पहली स्टेप है ड्रॉ अप्रोक्सीमेट बॉडी। तो जैसी बॉडी इसमें बनी हुई है वैसी की वैसी बना बना देना है, और विदाउट इट सराउंडिंग बनाना होता है फ्री बॉडी डायग्राम में। तो ये 5 kg बॉडी वैसी की वैसी मैंने बना दी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस बनाने वाले हैं। तो सारे फोर्सेस में सबसे पहले तो बना दिया करो क्वेश्चन में दिया हुआ फोर्स, और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो सबसे पहले तो हम यही बना देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे। मैंने तुम्हें एक चेकलिस्ट बताई थी, और उसके हिसाब से मैंने तुम्हें बताया था कि पहला फोर्स जो तुम लोग को सोचना चाहिए वो है वेट, वेट ऑफ द बॉडी। अब वेट ऑफ द बॉडी किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो नीचे की तरफ हमने लगाया वेट ऑफ द बॉडी, नीचे की तरफ लगाया वेट ऑफ द बॉडी। और वेट होता कितना है, mg। तो मास है 5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 10 होता है, तो ये आ गया 50। ठीक है, अगली चेकलिस्ट में कौन सा फोर्स है, चेकलिस्ट में अगला फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस तरफ लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, एंड इट इज अ पुश फोर्स। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर 5 kg को धक्का लगाना है, मतलब इस तरफ फोर्स लगाना है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, सीधा कर देते हैं। ऐसा फोर्स लगाना है नॉर्मल रिएक्शन का। तो इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस यहां बन चुके हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अब ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया है, तो अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ स्टेप्स टू सॉल्व एनएलएम प्रॉब्लम्स में, तुम पढ़ पढ़ के करते जाओ। अगला स्टेप लिखा हुआ है ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नियर एफबीडी बाय लॉजिक। लॉजिक से सोचो कि किस तरफ जाएगा ये ब्लॉक, और उस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन बना लो। तो हमें दिख रहा है हम 10 न्यूटन का यहां से फोर्स लगा रहे हैं। अगर कोई इंक्लाइन सरफेस पे चीज रखी हो और तुम यहां से फोर्स लगाओ, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, लॉजिक क्या बोलता है तुम्हारा, तुम्हारा लॉजिक बोलता है कि इधर एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा। बोलता है ये लॉजिक कि भाई अगर नीचे से ऐसे पुश करोगे तो ये ब्लॉक ऐसे सरकता सरकता ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या किया, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नियर एफबीडी। ये एफबीडी है, ये एफबीडी है, एफबीडी के पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बना लिया। ठीक है, सही सही बनाते जाना। कई बार क्या करते हैं बच्चे, टेढ़े आड़े बनाते हैं। ये 10 और ये ए एकदम पैरेलल दिखना चाहिए, क्योंकि ये 10 भी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, एक्सेलरेशन भी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, एकदम पैरेलल दिखना चाहिए। और नॉर्मल रिएक्शन इस 10 से एकदम परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और ये 10 ऐसा है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो अब जो अगली स्टेप है वो ये है, अगली स्टेप ये है ड्रॉ अ डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब इस तरफ एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं। तो ये डॉटेड लाइन बना ली, समझ में आई बात। एंड अनदर लाइन परपेंडिकुलर टू दिस डॉटेड लाइन, तो ये दूसरी लाइन हो गई हमारी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वाली डॉटेड लाइन बन गई। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, स्टेप्स पढ़ो, मैं नहीं बताऊंगा, स्टेप्स पढ़ो, जो पढ़ लिखा हुआ है वही करना है। अगला स्टेप लिखा हुआ है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इन दीज टू डायरेक्शंस।
जितने भी तुम्हारे पास फोर्सेस हैं उन सबको इन दो डायरेक्शन में तोड़ दो। तो हम क्या करते थे, हम देखते थे कि क्या कोई ऐसा फोर्स है जो इन दोनों डायरेक्शन में नहीं है। तो एन इस डायरेक्शन में है तो एक डॉटेड लाइन पे है, 10 इस डायरेक्शन में है तो दूसरी डॉटेड लाइन पे है, 50 दोनों पे नहीं है। 50 दोनों पे नहीं है मतलब 50 को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए पता होना चाहिए हमें 50 का एंगल या तो इस डायरेक्शन के साथ या इस डायरेक्शन के साथ, और इस डायरेक्शन के साथ एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। बट सर वो तो इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल है, तो मैंने कल लिखवाया था, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को लिखवाया था कि इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल जितना भी होता है, इंक्लाइन प्लेन ये है, और हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो भी एंगल होता है वही वर्टिकल और नॉर्मल टू द प्लेन के बीच में आता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वर्टिकल के बीच में भी वही आता है एंगल। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन और वर्टिकल के बीच में भी कितना एंगल आएगा, 37 डिग्री आएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं रिजॉल्व करने वाला हूं, तो रिजॉल्व करते हैं। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट पे हैं एक्चुअली, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज इन दीज टू डायरेक्शंस। हमने पहले चेक किया कि क्या कोई ऐसा फोर्स है जो इन दोनों डायरेक्शन में नहीं है। हमें पता लग गया एक फोर्स है जो इन दोनों डायरेक्शन में नहीं है, तो उस फोर्स को छोड़ के बाकी सब कुछ तो पहले बना देते हैं, वैसा का वैसा बाकी सब कुछ पहले बना दो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन हमारी, इस तरफ डॉटेड लाइन की जगह हमने 10 बनाया था, बात वही है, कुछ नहीं है, डॉटेड लाइन इसके पीछे छुप गई है। एक डॉटेड लाइन ऐसी बनाई थी तो वैसी की वैसी बना दी, ये हमने डॉटेड लाइन बनाई है पिछले डायग्राम में तो वैसी की वैसी बना दी। एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से बनाया गया था, एक एक्सेलरेशन इस तरफ मार्क्ड। चलो, तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं एक्सेप्ट ए वाला 50 फोर्स, क्योंकि इसको तो हमें तोड़ के बनाना है। अब 50 अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो इसके दो टुकड़े इन दोनों डायरेक्शन में कैसे कैसे आएंगे, एक आएगा इस तरफ और एक आएगा इस तरफ, ठीक है। अच्छा, कितने कितने होंगे ये कितने कितने होंगे, इनके मैग्नीट्यूड क्या क्या होंगे, तो हम बोल सकते हैं जिस तरफ एंगल पता होता है उस तरफ वाला होता है मैग्नीट्यूड cos 37। जिस तरफ एंगल पता होता है उस तरफ होता है मैग्नीट्यूड इंटू cos 37, तो ये है मैग्नीट्यूड इंटू cos 37, ये है मैग्नीट्यूड इंटू sin 37, तो ये है 50 cos 37। तो मैं यहां लिख रहा हूं 50 cos 37 डिग्री, cos 37 होता है 4/5, तो 50 cos 37 विल बी 40। और इस तरफ आएगा 50 sin 37, तो मैंने लिखा 50 sin 37 डिग्री, यानी कि आंसर आएगा 30। समझ में आ गई बात, sin 37 क्योंकि 3/5 होता है तो ये आंसर आ गया 30। ठीक है, चलो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, यहां तक डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है। रिजॉल्व करने वाली पॉइंट पे थे हम लोग, वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अप्लाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। इन दोनों डायरेक्शन में एफ नेट इक्वल टू एम ए अप्लाई करो, ठीक है। तो करने से पहले थोड़ा हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जनरली बना लेते थे, तो इसको अगर हम वाई एक्सिस बोल दें और इसको एक्स एक्सिस बोल दें, बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम एक्सिस को गोल गोल घुमा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोल दें, तो अब मैं बोल रहा हूं कि अलोंग एक्स एक्सिस, ये सेकंड नंबर का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, जगह खत्म हो गई है वहां। अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाऊं, क्यों लगाऊं भाई, तुम्हें स्टेप में क्या लिखा है, स्टेप क्या लिखा है, अप्लाई एफ नेट इक्वल टू एम ए इन बोथ द डायरेक्शंस। अच्छा, वेक्टर साइन क्या बता रहा था, मैं कई बार बोल चुका हूं, वेक्टर साइन क्या बताता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालना। अब देखो कि एक्स डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो इस तरफ एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, किस तरफ है, इसके अपोजिट एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन अगर इस तरफ है तो इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स बताओ, एक्सेलरेशन अगर इस तरफ है तो इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स बताओ। और इस डायरेक्शन में अगर तुम देखोगे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 और अपोजिट लग रहा है उससे कितना, 30। तो यानी कि इस डायरेक्शन में नेट कितना हुआ, ये बिल्कुल मैंने पहली क्लास जब एनएलएम की ली थी, पहली क्लास में भी पहली चीज जो मैंने बताई थी वो फोर्स था। और फिर मैं नेट फोर्स जब बता रहा था तभी मैंने बताया था कि अगर दो फोर्सेस इस तरफ लग रहे हैं F1 और F2, याद करो, तो मैंने बोला नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा F1 प्लस F2। लेकिन अगर कोई तुमसे बोल दे कि नहीं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स बताओ, तो हम बोल देंगे आंसर है माइनस ऑफ F1 प्लस F2। मतलब जितना नेट फोर्स इस तरफ होगा उसका नेगेटिव नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से इस तरफ लग रहा है 30, इस तरफ लग रहा है 10।
अगर तुमसे कोई बोले इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालो, तो तुम बोलोगे 10 माइनस 30 नेट फोर्स है along द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो मुझे लिखना चाहिए 10 माइनस 30 इज इक्वल टू मास है 5 और एक्सेलरेशन है a इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाला मैंने 10 माइनस 30, माइनस 20 इक्वल टू 5a, a इज इक्वल टू -4। तुम्हें पता है ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन एक्चुअली ये बता रहा है कि तुमने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिया है ना, वो एग्जैक्टली अपोजिट है उस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में एक्चुअली एक्सेलरेशन है। मतलब तुमने एक्सेलरेशन इस तरफ माना है, बट असली में सच्चाई में एक्सेलरेशन इस तरफ है, और होना भी चाहिए। तुम देखो इस तरफ क्या कितना फोर्स लग रहा है, 30 ब्लॉक पे, इस तरफ लग रहा है 30 और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है 10, तो नेट हम बोल सकते हैं 20 इस तरफ था, और अगर नेट 20 इस तरफ था तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होना चाहिए, एक्सेलरेशन इस तरफ होना चाहिए और 4 होना चाहिए। बट हमें सॉल्यूशन फिर से नहीं करना होगा, ये नहीं अरे सर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही गलत ले लिया, फिर तो डॉटेड लाइन भी गलत होंगी, सब कुछ गलत होगा, नहीं, हम तो सॉल्व कर देंगे, हम तो सॉल्व कर देंगे। मैंने एरो बनाए ही इसलिए थे, ये बताने के लिए कि अगर बाय चांस तुम ये लगाओ तो हमेशा ये चीज चेक करते रहना कि नेट फोर्स का डायरेक्शन वही होना चाहिए जिस डायरेक्शन में तुमने एक्सेलरेशन माना है। तुमने एक्सेलरेशन माना है इस तरफ, तो इसी डायरेक्शन का नेट फोर्स देखा 10 माइनस 30 आएगा, 30 माइनस 10 नहीं आएगा। 30 माइनस 10 तो इस डायरेक्शन का नेट फोर्स है, हमें इस डायरेक्शन में निकालना है, तो वो 10 माइनस 30 आएगा। 10 माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया, -4 आंसर आ गया। अब मैं लिख रहा हूं इधर नीचे, नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, assumed direction of acceleration is opposite to actual direction of acceleration। ठीक है, बस नेगेटिव साइन इतना डिनोट करता है। तो करेक्ट आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द प्लेन। अज्यूम्ड वाज ए अप द प्लेन, आंसर आया -4, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द प्लेन। मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि तुम्हारा एक्सेलरेशन आया माइनस ऑफ, तुमने क्या माना है वेक्टर फॉर्म में, अगर तुम सोचो तो इसको तुम लिख सकते थे -ai कैप। अगर तुम इधर -ai कैप लिखते तो तुम्हारा ए की वैल्यू आती +4। ठीक है, तो उससे तुम्हारा नहीं, समझ जाओ तो क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गए तुम लोग। तुम अगर वेक्टर फॉर्म में करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में करके बताओ, समझ में आएगा। 10 किधर लग रहा है -i कैप, 30 किधर लग रहा है +i कैप में, तो नेट फोर्स पीछे की तरफ कितना आ रहा है 20, तो हम बोल सकते हो -20 इस तरफ नेट फोर्स आ रहा है। देखना मैं बताऊं, अगर तुम इसको ऐसे लिखते, नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है 30 इस तरफ है, 10 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में होता है 20i कैप। अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखते हो सही सही आंसर दे देता। नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में कितना आ रहा है 20i कैप। ठीक है, अगर तुम इस एक्सेलरेशन को मान लो a0 मान के चल रहे थे, तो तुम बोल सकते हो एक्सेलरेशन को तुम मान रहे हो -a0i कैप, तो तुम यहां पर लिखोगे मास इंटू -a0i कैप। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा a0 इज इक्वल टू -4। अच्छा, a0 इज इक्वल टू -4 आ गया, तो एक्सेलरेशन को अगर तुमने -a0i कैप माना था, तो यहां से आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन इज +4i कैप। +4i कैप अपने आप ही तुम्हें बता देगा किस डायरेक्शन में सही एक्सेलरेशन है। बट कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कई बार तुम्हारे साथ होगा, नेगेटिव में वैल्यूज आती हैं, और नेगेटिव में वैल्यू का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो दूसरी चीज हमें क्या निकालना थी, नॉर्मल रिएक्शन निकालना था। तो उसके लिए तो बहुत ही आसान काम है, अगर मैं सीधा लिखूं अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, मैंने लिखा फिर से एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्यों लिखा, क्योंकि स्टेप नंबर 5 मुझे ये करने को बोल रहा है कि अप्लाई एफ नेट इक्वल टू एम ए इन बोथ द डायरेक्शंस। अब फिर हम लोग देखेंगे ये किस तरफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, वाई में। तो वाई में तुम देखोगे तो बोलोगे अरे वाई में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, और अगर वाई में एक्सेलरेशन नहीं है तो अगली स्टेप तुम्हें लिख देना चाहिए कि एफ नेट इज इक्वल टू 0। और नेट फोर्स तभी 0 हो सकता है जब अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो n और 40 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तो n शुड बी इक्वल टू 40 इज द आंसर। समझ में आई बात, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकाला और कैसे एक्सेलरेशन निकाला।
अगर समझ में आ गया है तो तुम क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, बिल्कुल जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करो, जल्दी से करो, जल्दी करो क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट। ऐसे ही करना है बिल्कुल, दिमाग ऐसे ही लगाना है, ये नहीं है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन लिखना है, यही कही सोल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट स्टेप्स को फॉलो करो, अपने आप आंसर आएगा। करो जल्दी, मैं 2 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने जितनी देर में ये पहला वाला एक्सप्लेन किया है, जिन लोगों को समझ में जल्दी आ गया होगा उन लोगों ने वैसे ही सेकंड वाला स्टार्ट कर दिया होगा। जल्दी करो। इनफ टाइम दे दिया मैंने सॉल्व करने के लिए, अब मैं बताऊंगा, अब मेरी बारी है। चलो, तो ये लिखना भी हो गया होगा इतनी देर में जिनका नहीं हुआ था। चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले सोचेंगे क्या करना है ना। अच्छा, क्या करना है, निकालना क्या है, ये सोचो। निकालना है तो मैं एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं 5 kg ब्लॉक का, और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है बिटवीन द सर्फेसेस, मतलब तुम्हें फिर से एक अननोन फोर्स और अननोन एक्सेलरेशन निकालना है। अब अननोन फोर्स और अननोन एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से वही बात, एनएलएम के कंसेप्ट लगेंगे। मुझे नींद आने लगी बोल 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 तुम लोग को कि यही चीज करना है बार बार, क्योंकि इतना आसान है, क्यों नहीं कर रहे हो खुद से। एनएलएम के क्वेश्चन है, सिंपल सा है। आप क्या करना है, पहली चीज ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, सबसे पहले तो बना देते हैं हम लोग ब्लॉक, ब्लॉक बना देते हैं। चलो, सबसे पहले तो बना दो बॉडी अप्रोक्सीमेट बॉडी, ड्रॉ अप्रोक्सीमेट बॉडी। लो, बन गई ड्रॉ अप्रोक्सीमेट बॉडी। ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी।
पहला फोर्स जो हम लगाएंगे वो होगा क्वेश्चन में दिया हुआ, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 10 न्यूटन लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे इस पे लगने वाला वेट, क्योंकि चेकलिस्ट में वेट है पहला, तो वेट नीचे की तरफ लगता है, वेट नीचे की तरफ लगा दिया, कितना mg यानी कि 50। फिर तीसरा फोर्स लगाएंगे हम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ये बन गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एफबीडी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में लिखा हुआ है ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नियर एफबीडी। ठीक है, अगर तुम किसी टेढ़े सरफेस पे कोई ब्लॉक को रख के यहां से धक्का लगाओगे तो क्या होगा, ये ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ही होगा ना, तो ये ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बना दो, लेकिन एफबीडी के बिल्कुल घुसा मत देना, एफबीडी से थोड़ा सा दूर रखना। नियर एफबीडी बोला है मैंने, एफबीडी के ऊपर नहीं बोला है, ठीक है, ऑन द एफबीडी नहीं बोला है, तो एफबीडी से थोड़ा सा दूर रखा अपन ने। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन का यूज क्या है, इस एक्सेलरेशन का काम यहां पर यह है कि ये बताता है हमें कि डॉटेड लाइन कैसी बनेगी, ये बताता है हमें कि डॉटेड लाइन कैसी बनेगी। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि डॉटेड लाइन कैसी बनने वाली है, कैसी बनने वाली है। एक तो बनती है डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसे ही लिखा है ना, ड्रॉ डॉटेड लाइन, ड्रॉ अ डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पासिंग थ्रू द बॉडी, ये बन गया, समझे। और दूसरा, दूसरा बनेगा इससे परपेंडिकुलर, तो दूसरा बना इससे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाली डॉटेड लाइन ये बन गई। अब अब अगला स्टेप क्या, ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप लिखा हुआ है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज इन दीज टू डायरेक्शंस, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज इन दीज टू डायरेक्शंस। अच्छा, अगर तुम रिजॉल्व करना चाहते हो तो पहले तो चेक तो कर लो कि किस किस को रिजॉल्व करना जरूरी है। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों डायरेक्शन में से किसी पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो उसके बारे में मत सोचो, उसको कुछ नहीं करना है। क्या ये 50 न्यूटन इन दोनों डायरेक्शन में से किसी पे आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या ये 10 न्यूटन इन दोनों डायरेक्शन में से किसी पे आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो 10 न्यूटन और 50 न्यूटन का तुम्हें एंगल पता होना चाहिए इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन के साथ। अब क्योंकि ये एंगल 37 डिग्री है, मतलब हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन के एंगल अगर 37 डिग्री है, तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वर्टिकल और परपेंडिकुलर टू प्लेन के बीच का एंगल भी 37 डिग्री आता है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये 37 मार्क कर लिया। दूसरी चीज, अगर ये एंगल 37 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी तो 37 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है भाई ये तो ये वाला एंगल इज ऑल्सो 37 डिग्री। अब हमारे पास एंगल्स आ गए हैं, मतलब हम नया डायग्राम बना सकते हैं। तो नया डायग्राम जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम जितनी चीजें सेम एज इट इज बना सकते हैं वो बना देते हैं। तो जितनी चीजें एज इट इज बना सकते हैं उसमें सबसे पहली चीज होती है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन अगर एज इट इज है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन एज इट इज बनाओगे, तो एक्सेलरेशन भी बना लो, ये बना लिया। उसके बाद जो फोर्सेस नहीं टूटे उनको बना लो, तो नॉर्मल रिएक्शन को हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब टूटे वाले बनाओ। 50 को अगर तुम तोड़ोगे तो 50 का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो 50 का एक कंपोनेंट इस तरफ बनाएंगे और एक कंपोनेंट इस तरफ बनाएंगे, ठीक है। अगर तुम 10 को तोड़ोगे तो 10 का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। 10 मतलब यहां से धक्का लग रहा है, जो यहां से धक्का लग रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू यहां से एक धक्का और यहां से एक धक्का। तो एक धक्का यहां से लगा दो और एक धक्का यहां से लगा दो। एरो सही बनाना, धक्का लगा रहे हैं तो एरो देखो कितना स्पेसिफिक बनाया मैंने, ऐसा नहीं कि एरो उल्टे बना दिया, एरो उल्टे बना दिया पूरा क्वेश्चन खराब हो गया तुम्हारा, सब गलत हो जाएगा। आएगी बात समझ में, ठीक है। अब 10 का इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 37। 10 cos 37 की वैल्यू सर्च करो, मतलब सर्च क्या करो, गूगल थोड़ी सर्च करना है, कैलकुलेट करो। 10 cos 37 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तुम्हें मिलेगा 8। इधर से मिलेगा 10 sin 37 और 10 sin 37 की वैल्यू मिलेगी 6। तुम्हें पूरा पूरा लिखना है, तुम पूरा पूरा लिख लेना, इतने अच्छे तो खैर हो नहीं तुम लोग कि मैं आधा लिख रहा हूं, तुम पूरा लिख लो। अगला 50 का इधर कंपोनेंट बनेगा 50 cos 37 और cos 37 होता है 4/5, तो ये वैल्यू हो गई 40। और 50 का इधर कंपोनेंट 50 sin 37 यानी कि 3/5, 50 इंटू 3/5 इज 30। ये इस पे लगने वाले फोर्सेस बन गए, ठीक है। अब अगला हम क्या करते थे, अब हम एक्स और वाई डायरेक्शन बना लेते थे जनरली। क्यों बना लेते थे, क्योंकि अगला स्टेप है अप्लाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इन बोथ द डायरेक्शन। तो लिखने में अच्छा लगता है ऐसे अगर लिखते हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस के बारे में बात हो रही है। अब क्या लगाना है हमें, साफ लिखा हुआ है स्टेप में लिखा हुआ है अप्लाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। वेक्टर साइन यहां डिनोट करता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना। अब देखो एक्सेलरेशन तुमने मार्क किया है इस तरफ, और इस डायरेक्शन में अगर तुम नेट फोर्स देखोगे तो 8 - 30 है। इस डायरेक्शन में
नेट फोर्स देखोगे तो 8 - 30 है, तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स इज 8 - 30 मास इंटू एक्सेलरेशन। -22/5 -4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन का, नेगेटिव साइन मतलब कि तुम्हारा एक्सेलरेशन जो अज्यूम्ड है वो गलत है। सही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उससे अपोजिट है, मतलब असली में एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। मतलब तुम यहां से धक्का जरूर लगा रहे हो, लेकिन बॉडी ऐसी जाने की बजाय नीचे ही आ रही है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी बहुत भारी है। भारी बॉडी को कोई बच्चा धक्का लगा रहा है, बॉडी फिसलती जाएगी, नीचे ही आएगी। कम धक्का लगा रहा है, फोर्स कम लगा रहा है। बड़ा फोर्स लगाते, उस बड़े फोर्स का बड़ा कंपोनेंट आता, बड़ा कंपोनेंट आता, 8 से बड़ी वैल्यू आती, 8 से बड़ी 30 से बड़ी वैल्यू अगर आ जाती तो ऊपर जाता। 30 से छोटी वैल्यू आ रही है, ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन से हमने ये निकाल लिया। अब वाई एक्सिस से तुम क्या निकाल लोगे? वाई एक्सिस में फिर से लगाओगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। और जब भी हम एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है। तो वाई डायरेक्शन में अगर तुम देखोगे, तुम फिर से बोलोगे एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0। और अगर एफ नेट इक्वल टू 0 लिख देते हैं, तो अब मैं बोलता हूं एक डायरेक्शन के फोर्सेस शुड बी इक्वल टू दूसरे डायरेक्शन के फोर्सेस। तो एक डायरेक्शन में है एन और अपोजिट डायरेक्शन में है 40, बस यही है? नहीं, 6 भी है। एन किधर है? एन इस तरफ है। और 40 और 6 दो फोर्सेस हैं जो इस डायरेक्शन में हैं, तो 40 और 6 मिलके एन के बराबर होना चाहिए, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 46। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ में? इस पूरी कहानी में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो तुम्हें नहीं समझ में आई है तो प्लीज पूछ लो मुझसे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई भी चीज है इस पूरी कहानी में जो तुम्हें समझ में नहीं आई होगी। अब तुम लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, कोशिश करो। तो मैं एक बार हिंट दे दूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, एक दीवार के सहारे टिका हुआ है। टिक गया। सामने से हमने फोर्स लगा दिया है, तो क्या होगा? रुका रहेगा? नहीं। सामने से तुमने फोर्स लगाया है तो ये नीचे आएगा। सर रुक भी तो सकता है। अच्छा, ऊपर ले जाने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है, दिख रहा है? उंगली टेढ़ी करनी पड़ रही है ऊपर ले जाने के लिए, तो इस केस में ऊपर जा सकता है। समझ रहा? फोर्स अगर ऐसे टेढ़े में लग रहा है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे करूंगा ना उंगली, तो फिर नीचे ही जाएगा। ठीक है? हाँ। तो बात यह है कि सामने से फोर्स लगा के भी तो रोक सकते हैं हम। वो रोक सकते हैं जब फ्रिक्शन हो। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस होगा तो हम लगाते रहें कितना भी फोर्स, ही नीचे ही जाएगा। तो मैं बस तुम्हें यह बता रहा हूं कि लॉजिक से जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बनाना होता है, मैं चाह रहा हूं वहां तुम ना अटको। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर कंसिडर करना, 2 kg ब्लॉक का नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स इसका एक्सेलरेशन डायरेक्शन कंसिडर करना, उसके बाद सॉल्व करो। आसान क्वेश्चन है, ये वाला हो जाना चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। ये वाला हो जाना चाहिए, ये वाला हो जाना चाहिए, ये आसान है।
दो दो एक मिनट तो हो गए तुम्हें दिए हुए मुझे क्वेश्चन। बता दिया जाए क्या? नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों चीजें निकाल के बताना है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आएगा 10, नॉर्मल रिएक्शन आएगा 10 और एक्सेलरेशन भी आएगा 10। एक्सेलरेशन आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर 10। तो एक्सेलरेशन आएगा 10 एंड नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा 10। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा 10, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा किस तरफ होगा, 2 kg ब्लॉक पे। चलो, जिनका हो गया है वो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, अगला क्वेश्चन फोर्थ वाले क्वेश्चन पे जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। क्योंकि अब नेक्स्ट चीज हम क्या करने वाले हैं, हम टेंशन फोर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, अब हम टेंशन फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, चेकलिस्ट में हमारे नेक्स्ट टेंशन फोर्स है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करो, मैं नहीं बता रहा हूं अब। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं बता रहा हूं, बताऊं क्या? चलो बता ही देता हूं, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहली चीज क्या करी जाएगी, सबसे पहले तो हमने स्टेप्स को देखना है। स्टेप्स में लिखा हुआ है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम का पहला स्टेप है ड्रॉ अप्रोक्सीमेट बॉडी। तो सबसे पहले तो हम बॉडी बना देंगे 2 kg। इसी का एक्सेलरेशन निकालना तो ऑब्वियसली इसी को बनाओगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है सारे फोर्सेस बना दो इस पे, और चेकलिस्ट में पहला वेट है, बट वेट के भी पहले हम एक फोर्स बनाते हैं, वो होता है क्वेश्चन में दिया हुआ फोर्स, वो तो सबसे पहले बना देते हैं। फिर उसके बाद वेट, वेट किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो वेट बना दिया नीचे की तरफ 20। उसके बाद बनाओ इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि चेकलिस्ट में अगला क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, सरफेस से परपेंडिकुलर, और सरफेस से परपेंडिकुलर धक्का 2 kg को इस तरफ फील होगा टुवर्ड्स राइट, तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक। अब एक्सेलरेशन में तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। अब अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊं, दिस इज द डॉटेड लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, यही लिखा है ना पार्ट स्टेप नंबर 3 में, कि ड्रॉ अ डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये बन गई ड्रॉ अ डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और दूसरी डॉटेड लाइन बनाना है इससे परपेंडिकुलर, पहली डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर बनती है दूसरी, ये बन गई। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज इन दीज टू डायरेक्शन। और रिजॉल्व करने के पहले हमें चेक करना पड़ता है कि क्या कोई ऐसा फोर्स है, जैसा हम पहले भी करते हुए आ रहे थे, क्या कोई ऐसा फोर्स है जो इन दोनों डायरेक्शन में नहीं आ रहा है। तो पिछले बार में 50 और 10 दोनों ऐसे थे जो इन दोनों डायरेक्शन में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब तुम गौर से देखो, एन इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन पे आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। ये 10 इन दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन पे आ रहा है, हाँ आ रहा है। और 20 इन दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन पे आ रहा है, तो वो भी आ रहा है। तो हमारे पास ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है जो हमें रिजॉल्व करना हो। मतलब हम फोर्थ स्टेप को स्किप करके सीधा फिफ्थ स्टेप पे जा सकते हैं, और हम सीधा लिख सकते हैं कि अगर ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, तो मैं लिख सकता हूं कि एक्स एक्सिस में हम लगा सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं है कि सर ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हो, भाई स्टेप में लिखी हुई है, स्टेप नंबर 5 में, अप्लाई एफ नेट इक्वल टू एम ए इन बोथ द डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में मैंने लिख दिया एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब एक्स एक्सिस में अगर तुमसे बोलूं कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो तुम बोलोगे भाई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेक किया जाता है, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लिख देते हैं एफ नेट इज इक्वल टू 0, और एफ नेट इक्वल टू 0 का मतलब होता है अपोजिट फोर्सेस शुड कैंसल ईच अदर। तो एन और 10 आपस में कैंसल करेंगे, तो एन शुड बी इक्वल टू 10, तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है जब ये दोनों फोर्सेस कैंसिल कर दें। अब इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलॉन्ग आते हैं, तो एफ नेट इक्वल टू एम है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, तो नीचे वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स बताओ। और नीचे वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, 20। ऊपर की तरफ कुछ नहीं लग रहा, नीचे की तरफ और कोई नहीं है, तो नीचे की तरफ नेट है 20। 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ था 2।
यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई 10। पॉजिटिव में आंसर है, मतलब नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या किया। जल्दी से अगला वाला करो, जल्दी से अगला वाला करो। मैं 1 मिनट दे रहा हूं बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, क्योंकि थर्ड वाला मुझे लगता है सबसे हो गया होगा। तो जितनी देर मैंने थर्ड वाला सॉल्व किया उतनी देर भी तुम फोर्थ ही सॉल्व कर रहे थे। सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं। चलो, 1 मिनट हो गया, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जब तक बोर्ड रब करूंगा उतना टाइम और मिल जाएगा, तुम्हें 1 मिनट तो उसमें भी लग जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 कर ही लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, बहुत डिटेल में मैंने स्टेप्स को फॉलो करना सिखा दिया है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे बार बार पूरा ऐसे एकदम लिखित में नहीं बताना पड़ेगा तुम लोग को, लिख लिख के कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्या होगा, क्या होगा, क्या करना है। करना यह है कि सबसे पहले हमें इसमें एक्सेलरेशन निकालना और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। मतलब एनएलएम का क्वेश्चन है और एनएलएम का क्वेश्चन है तो बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले बनाते हैं बॉक्स इन द सेम ओरिएंटेशन एज गिवन इन क्वेश्चन, और उसके बाद बनाते हैं सारे फोर्सेस। तो सबसे पहले बनाएंगे हम क्वेश्चन में दिया हुआ फोर्स, और वो इस तरफ है, तो ये मैंने बना दिया 20 सच दैट ये वाला एंगल है 60 डिग्री। चलो, ये एंगल मत बनाओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ये एंगल भी बनाना है, बिल्कुल मत बनाओ। भले ही दिया हुआ है मत बनाओ, जरूरत ही नहीं है, हम क्यों बनाए, नहीं बना रहे। ठीक है, तो हमने बना लिया ये 24। जरूरत पड़ेगी तो ऊपर वाले डायग्राम से ढूंढ के निकाल देंगे वो एंगल। ठीक है, फिर अगला हमें क्या करना होता है, अगला बनाना होता है वेट। वेट किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो नीचे की तरफ मैंने बना दिया वेट कितना 20। उसके बाद बनाते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सरफेस जो कांटेक्ट में उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 2 kg पे आएगा इस तरफ, तो दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फोर्सेस सारे बन गए तो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम लोग मार्क करते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो तुम्हें पता है ये 2 kg ब्लॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सिंपली बेस्ड ऑन कि तुमने फोर्स कितना लगाया। अच्छे से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऐसे टच होते होते ऊपर चले जाएगा, कम फोर्स लगाओगे तो नीचे आ जाएगा। तो सर हम कैसे डिसाइड करें हमने ज्यादा लगाया कि कम लगाया है। डिसाइड तो वैसे किया जा सकता है, डिसाइड तो वैसे किया जा सकता है कि तुमने ऊपर की तरफ लगाया है कि नीचे की तरफ जाएगा ये। बट अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी ऊपर की तरफ अगर तुमने मान लिया है तो भी कुछ गलत नहीं है। वैसे तो ये नीचे जाएगा लेकिन कुछ गलत नहीं है। कैसे मुझे पता लग रहा है, पता है, नीचे वेट कितना है 20, और इधर से फोर्स कितना लगा रहे हैं हम 20, लेकिन 20 का इधर से सिर्फ कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगेगा, वो तो 20 से कम ही आएगा। 20 से कम ही आएगा मतलब वेट बड़ा होगा, और वेट अगर उससे बड़ा होगा तो वो नीचे की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस तुमने ऊपर की तरफ मार्क कर लिया ये सोच के कि नहीं सर मुझे तो लगा कि बहुत अच्छा फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो मान लो ऊपर की तरफ गलत आंसर नहीं आएगा, आंसर सही आएगा। ठीक है, अगली चीज क्या करते हैं, हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो कि हमारे बॉडी से पास करती है, तो ये बन गया। और दूसरी डॉटेड लाइन इस पहली डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर, तो दूसरी डॉटेड लाइन ये बन गई। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग रिजॉल्व करते हैं सारे फोर्सेस को जो इन दोनों डायरेक्शन में नहीं है, और जो इन दोनों डायरेक्शन में होते हैं उनको वैसा का वैसा बना देते हैं। तो सबसे पहले उस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं हम जो इन दोनों डायरेक्शन में या जो चेंज नहीं होगा जब हम रिजोल्यूशन करेंगे। तो क्या क्या चीजें हम लोग सेम बना सकते हैं, हम ये सारी चीजें सेम बना सकते हैं। डॉटेड लाइन सेम बना देते हैं,
एक्सेलरेशन सेम बना देते हैं और जो फोर्सेस नहीं तोड़ना है वो सेम बना देते हैं। मतलब नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों में से एक पे लाई कर रहा था तो वो बना दिया। 20 जो है वो वर्टिकल था और वर्टिकल भी एक डॉटेड लाइन है तो वो भी बना दिया। लेकिन इस 20 को मैंने नहीं बनाया क्योंकि इसको मुझे तोड़ना है। तो 20 को जब मैं तोड़ूंगा, इस वाले 20 को जब मैं तोड़ूंगा तो 20 का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर और एक कंपोनेंट आएगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसा इसका कंपोनेंट आएगा। अब मुझे एंगल की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, अगर मुझे ये दोनों कंपोनेंट निकालना है और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि 20 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट इज 20 cos 60 डिग्री यानी कि 10, और राइट टू लेफ्ट वाला 20 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो वो हो गया 10√3। समझ में आया ये क्या करा? 20 का इधर कंपोनेंट इज 20 cos 60 और cos 60 होता है 1/2, तो ये 10, और सिमिलरली 20 साइन 60 इधर से आएगा 10√3। ठीक है, अब इसको देख के अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में करूं तो एक्स डायरेक्शन अगर मैं इस तरफ मान लूं और वाई डायरेक्शन को अगर मैं ऊपर मान लूं और फिर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा दूं, तो सबसे पहले तो चेक किया जाता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब ये हुआ, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ नेट भी जीरो होगा। तो हम सबसे पहले तो लिख देते हैं एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। और अगर एफ नेट इक्वल टू जीरो है तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन और 10√3 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तो n की वैल्यू होगी 10√3। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द वॉल। ठीक है, दीवार और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है। उसके बाद मैं सेम चीज करूंगा वाई एक्सिस के लिए, मतलब सेम मतलब कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाऊंगा और फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सोचूंगा। एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है तो नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ बताऊंगा, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 10, नीचे की तरफ 20, तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स ऊपर की तरफ इज 10 - 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई -10/2 यानी कि -5। और नेगेटिव साइन का मतलब तुम अच्छी तरीके से समझते हो, नेगेटिव साइन का मतलब तुम अच्छी तरीके से समझते हो कि नेगेटिव मतलब है कि जिस तरफ तुमने अज्यूम किया है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो नहीं, उससे अपोजिट एक्चुअली एक्सेलरेशन है। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से इस चीज को नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे तो बढ़ ही रहे हैं अपन। जल्दी से नोट वोट करते रहना, तुम बाद में स्क्रीनशॉट ले लो बस। चलो, तो जैसा मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम अगला टॉपिक यानी कि अगला फोर्स पढ़ने वाले हैं, और जिस फोर्स का नाम है टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड फोर्स है जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर, थर्ड फोर्स है जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर, मतलब हम लोग एक चेकलिस्ट फॉलो कर रहे थे और उसके अंदर आने वाले सारे फोर्सेस को एक एक करके पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने वेट पढ़ा, तो वेट को डिफाइन किया, उसका मैग्नीट्यूड बताया और उसका डायरेक्शन बताया। फिर नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा, तो नॉर्मल रिएक्शन को डिफाइन किया, उसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया और उसके डायरेक्शन को डिस्कस किया। सेम चीज मैं टेंशन के लिए कर रहा हूं। टेंशन को पहले तो मैं डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहले तो लिख लो टेंशन का मतलब क्या होता है, लिखो टेंशन का सबसे पहले तो मतलब लिख लो। देखो, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल the force experienced by a body or a particle due to a string मतलब होता है धागा, ब्रैकेट में लिख लो अगर तुम्हें नहीं पता था तो। ड्यू टू अ स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, ड्यू टू अ स्ट्रिंग स्लैश रोप,
रोप मतलब होता है रस्सी, तो धागा और रस्सी दो चीजें होती हैं जिनकी वजह से अगर किसी पार्टिकल को फोर्स फील होगा तो हम बोलेंगे उसको कौन सा फोर्स फील हो रहा है, टेंशन फोर्स फील हो रहा है। तो ये टेंशन फोर्स का मतलब है। ठीक है। अच्छा, ये भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग लिखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है। तो अभी तो सिर्फ नोट कर रहे हैं हम लोग, तो लिख लो डायरेक्शन, एग्जाम्पल से फिर मैं बताता हूं। डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या होता है इसका, लिखो। देखो, इट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स, इट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स, मतलब जिसको भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा ये फोर्स, वो बोलेगा कि रस्सी उसको खींच रही है। रस्सी कभी किसी को धक्का नहीं लगा सकती, रस्सी बांध के तुम किसी चीज को धक्का नहीं लगा सकते। तो जिस चीज को ये एक्सपीरियंस होता है फोर्स, वो हमेशा बोलता है कि मुझे खींचा जा रहा है, धकाया नहीं जा रहा है। तो इट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स, इट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स एंड एक्ट्स, एंड एक्ट्स, ACTS, acts along the string, along the string and acts along the string। ठीक है, and acts along the string। ठीक है, चलो, ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। अब आती है बात मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड लिखो। मैग्नीट्यूड के बारे में बस हमें इतना पता है कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस नेगेटिव नहीं हो सकती, और नेगेटिव का कुछ मीनिंग होता है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन में भी मैंने यही बोला था, मैंने तुम लोग को बोला था कि नॉर्मल रिएक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गई वैल्यू तो उसका मतलब होता है कि जो दो बॉडीज को तुम सरफेस कॉन्टैक्ट में मान रहे हो वो एक्चुअली अब कॉन्टैक्ट में है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास कभी भी नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, दो सर्फेसेस के बीच का फोर्स, यानी कि दो सर्फेसेस अगर कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच का फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि जिन दो सर्फेसेस के बीच का तुम फोर्स निकाल रहे हो ये मान के कि वो कांटेक्ट में है, वो असली में कांटेक्ट में ही नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से टेंशन का मतलब, टेंशन फोर्स का मतलब क्या है, लिखो। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो ये लिख लो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड में बस इतना लिखो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। और बाय चांस अगर कोई आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ गया तो उसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव लिखने के बाद लिखो, अ नेगेटिव वैल्यू डिनोट्स, अ नेगेटिव टेंशन डिनोट्स, अ नेगेटिव टेंशन डिनोट्स दैट द स्ट्रिंग इज, यानी कि जो धागा है वो, दैट द स्ट्रिंग इज, दैट द स्ट्रिंग इज, देखना ये वाला सेंट, मैं कोई और भी वर्ड यूज कर सकता हूं उसकी जगह, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये वाला यूज कर लूं ताकि कभी क्वेश्चन में भी दिखे तो तुम्हें समझ में आ जाए। नॉट टॉट, TAUT। टॉट मतलब क्या है, टाइट। टॉट मतलब होता है टाइट, ये क्वेश्चन में कई बार यूज किया जाता है वर्ड। भाई रस्सी तभी फोर्स लगा सकती है जब रस्सी टाइट हो। अगर रस्सी ढीली डाली है, एक धागा ढीला डाला है, तो वो किसी को खींच नहीं सकता। इमेजिन कर लो, तुम इमेजिन कर लो, बहुत आसान चीज है। अगर तुम्हारे पास जो धागा है, तुमने एक धागा लेके किसी चीज में बांध दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बच्चे की गाड़ी है जिसमें एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, इस पे तुमने बांधी एक रस्सी और तुम भागे। देखते जाना, रस्सी बांधी गई है यहां और फिर तुम्हारे पेट पे। समझ में आ गया क्या है? तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक बच्चे की गाड़ी में रस्सी बांधी, रस्सी बांधी अपने पेट पे और तुम भाग रहे हो, तो क्या होगा, गाड़ी भी आएगी, पर हमें उससे मतलब नहीं है। मैं यहाँ क्या पूछने जा रहा हूं, पहली बात तो ये, अगर ये धागा ढीला है तो क्या ये खींचेगा? पहली बात, नहीं खींचेगा। नहीं खींचेगा मतलब जब तक धागा ढीला है तब तक टेंशन नहीं आ सकती। तो अगर कभी टेंशन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि जिस रस्सी को, जिस धागे को तुम टॉट मान रहे हो, TAUT, टॉट मतलब टाइट, जिस धागे को तुम टाइट मान रहे हो वो टाइट है ही नहीं। ठीक है, चलो। टेंशन जीरो का मतलब क्या है, टेंशन जीरो का मतलब भी सेम होता है, टेंशन जीरो का मतलब भी सेम होता है, लेकिन तुम ऐसा बोल सकते हो कि अगर कैलकुलेशन से कभी टेंशन जीरो आ जाए, इसका मतलब यह हो जाता है कि उसी टाइम रस्सी ढीली होना स्टार्ट हुई है।
ठीक है, उसी टाइम रस्सी ढीली होना स्टार्ट हुई, ठीक है, कभी आएगा तो मैं उसको वहीं के वहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो अभी अपन लोग इसको देख लेते हैं कि अब अगर तुमने इससे पूछा, किससे, बच्चे से, नहीं बच्चा नहीं बोल पाता, तुमने पूछा गाड़ी से, ठीक है, गाड़ी बोल पाती है, तुमने पूछा गाड़ी से कि बताओ रस्सी ने तुम्हें किधर फोर्स लगाया है, तो मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो बताया है तुम्हें वो बताने बोला, मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मैंने तुम्हें लिखवाया है कि इट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स, पुल किसके हिसाब से, जिसके ऊपर लग रहा है वो बोलेगा पुल है, ठीक है। तो गाड़ी से पूछा तुमने किधर फोर्स फील हुआ, तो उसने वो बोलेगा मुझे खींचा, किसने खींचा, रस्सी ने खींचा, किस तरफ खींचा, तो आगे लिखा हुआ इट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स एंड एक्ट्स along the string, acts along the string का मतलब ये हो गया कि इसने इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में खींचा, ये होगा टेंशन फोर्स। इस पॉइंट पे अगर कोई हमसे पूछेगा, अगर कोई रस्सी से इससे गाड़ी से पूछेगा कि किधर टेंशन फोर्स लगा तुम्हें, तो वो बोलेगा कि टेंशन फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में लगा, इस तरफ लगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब टेंशन का नाम रख देते हैं, चलो हम T1, क्योंकि ऐसे ही रखते थे ना, नॉर्मल रिएक्शन का नाम हमने N1 N2 N3 करके रखा था। हाँ, अगर कोई दो नॉर्मल रिएक्शन सेम होते थे तो हम उनका सेम नाम रख देते थे। अच्छा, इसमें भी अगर एक्शन रिएक्शन की बात करें तो एक्शन रिएक्शन कैसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, सोचो। ये जो T1 मैंने मार्क किया है ये डिनोट कर रहा है फोर्स अप्लाइड बाय रस्सी, फोर्स अप्लाइड बाय रस्सी ऑन द गाड़ी, फोर्स अप्लाइड बाय रस्सी ऑन द गाड़ी इज T1। तो रिएक्शन फोर्स कौन सा होगा, फोर्स अप्लाइड बाय गाड़ी ऑन द रस्सी, यानी कि रस्सी ने गाड़ी पे अगर इधर टेंशन T1 लगाया है तो गाड़ी ने रस्सी पे T1 इधर लगाया होगा, सिंपल चीज ये, ठीक है, सिंपल चीज ये है। मतलब अगर मैं रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं उस पर एक टेंशन फोर्स T1 इस तरफ फील होगा उसे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इस आदमी से पूछते हैं या तुमसे पूछते हैं, तुम जो भाग रहे थे, तुमसे पूछा किसी ने कि भाई तुम्हें कहीं रस्सी ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हें रस्सी खींच रही है, तो तुम भी बोलोगे हाँ बिल्कुल लग रहा है। जब तुम इधर भाग रहे थे तो क्या नॉर्मली भाग पाओगे उतना ही तेज जितना नॉर्मली भाग पाते हो अगर बिना गाड़ी के होते, तो उतना तेज नहीं भाग पाओगे ना। क्यों नहीं भाग पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा तुम्हें रस्सी पीछे खींच रही है। ये एक तरीके से ऐसा ही है जैसे कि तुम्हें रस्सी पीछे खींच रही है, तो तुम बोलोगे कि मुझे भी फील हो रहा है कि रस्सी मुझे पीछे खींच रही है, और किस तरफ खींच रही है, तो बोलोगे कि इट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स along the string। बट ये फोर्स का नाम अब मैं T2 रखूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम लोग T1 और T2 को बराबर बोले। समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन मैंने जो टेंशन की डेफिनेशन लिखवाई थी उसके अंदर मैंने ऐसे बोला था कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल, एक पार्टिकल से भी पूछोगे तो भी टेंशन बता सकता है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी और अ पार्टिकल ड्यू टू अ स्ट्रिंग, ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पार्टिकल ड्यू टू द स्ट्रिंग। ओके, तो अब मैं एक पार्टिकल बता रहा हूं तुम्हें, और इस पार्टिकल से अपन पूछते हैं तुम्हें किधर टेंशन फील हुई। तो हमने इस पार्टिकल से पूछा तुम्हें किधर टेंशन फील हुई भाई। एक पार्टिकल है इसी रस्सी के ऊपर, इसी रस्सी के ऊपर एक पार्टिकल है, और हमने इससे पूछा तुम्हें किधर टेंशन फील हुई, तो ये बोलेगा कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मी इज अ पुल फोर्स एंड अलोंग द स्ट्रिंग, पुल फोर्स एंड अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसको कहां टेंशन फील हुई, इसको लगा है एक पुल फोर्स, खींचा गया है इसको, कोई भी रस्सी खींचती है और अलोंग द स्ट्रिंग खींचती है। अब इससे ये पूछो कितनी रस्सी है, तो ये बोलेगा 2 रस्सी हैं। ये बोलेगा एक मेरे लेफ्ट में रस्सी है और एक मेरे राइट में रस्सी है, मैं खुद थोड़ी रस्सी हूं। अगर ये खुद रस्सी नहीं है, खुद को रस्सी नहीं मानता है, तो ये बोलेगा एक इस तरफ रस्सी और एक इस तरफ रस्सी। अब इसको तो अपन ने पार्टिकल बोल दिया है, तो ये रस्सी नहीं है। अगर ये रस्सी नहीं है तो ये बोलेगा कि मुझे हटा के 2 रस्सी हैं, मुझे अलग करो भाई, मेरे ऊपर तो तुम लोग जज कर रहे हो ना चीजें, तो मुझे अलग करो, मुझे हटा के देखोगे तो 2 रस्सी हैं और दोनों रस्सी मुझे खींच रही हैं। तो ये बोलेगा कि इसको इस तरफ खींचा गया है विथ फोर्स T3 और इसको इस तरफ खींचा गया है विथ फोर्स T4। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। अब मैं तुम्हें 2-3 चीजें बताना चाहता हूं इधर से T2 T3 T4 से, ठीक है। 2-3 चीजें बताना चाहता हूं इधर से। एक काम करते हैं, मैं T3 T4 नहीं बना रहा हूं, लेकिन ऑल दो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, चल छोड़ो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूं A और इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूं B, ठीक है। इस पॉइंट पे रस्सी बंधी है, A से B तक की रस्सी बंधी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझसे कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का बोलेगा इस बच्चे का, या बच्चे का नहीं इस गाड़ी का, तो मैं बोलूंगा ड्रॉ अप्रोक्सीमेट डायग्राम, अप्रोक्सीमेट डायग्राम बना दो। सर आपने तो वैसे कहीं वैसा बना दिया,
कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसा का वैसा भी बना सकते हो। ड्रॉ अप्रोक्सीमेट डायग्राम एंड ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ टेंशन फोर्स बनाने का मन है, बाकी और कोई फोर्स नहीं बनाना चाह रहा मैं इसके अंदर। तो मैं बोलूंगा कि इसको ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में T1 फोर्स फील हुआ होगा। ठीक है, अब अगर मैं अगला फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस आदमी का, तो ड्रॉ अप्रोक्सीमेट डायग्राम। ठीक है, और इसके ऊपर सिर्फ टेंशन फोर्स बनाना है, पूरे नहीं बनाना है, तो इसको एक T2 फोर्स इस तरफ फील हुआ होगा। लेकिन ये बनाना मत अभी। पता है क्यों मत बनाना? क्योंकि मैं एक चीज और बताऊंगा। अच्छा, थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई है मुझसे। क्या गड़बड़ हो गई इसमें? डायग्राम में मैंने ये गड़बड़ कर दी कि रस्सी तो सीधी होती है ना, तो T1 जिस तरफ है ना, बिल्कुल वैसा का ही वैसा T2 बनाना चाहिए, वैसे ही उतने ही एंगल पे। मेरा क्या ज्यादा टेढ़ा कर दिया था मैंने? ठीक है, पर ये मत बनाओ डायग्राम अभी। क्यों मत बनाओ पता है? क्योंकि पहले मैं बना के बताऊंगा तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम इस पार्टिकल का। ठीक है, या फ्री बॉडी डायग्राम बोल लो या टेंशन फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। तो पार्टिकल पे क्या क्या लग गए? T3 और T4। और पूरी स्ट्रिंग AB का, इस AB स्ट्रिंग का अगर मैं बनाऊंगा, देखते जाना भाई, बहुत अच्छी चीजें बताता हूं मैं। AB स्ट्रिंग पूरे के लिए अगर मैं बताऊंगा, तो मैं बोलूंगा A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये। ठीक है, अगर इसके पूरे के लिए तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो ये T1 क्या डिनोट कर रहा था? T1 डिनोट कर रहा था कि रस्सी ने ए पे, मतलब ट्रॉली पे कितना फोर्स लगाया, तो ट्रॉली ने रस्सी पे भी T1 लगाया होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसको इस तरफ T1 फील हुआ होगा और इसको इस तरफ T2 फील हुआ होगा। समझ में आई बात? तो तुम ऐसा बोल सकते हो, टेंशन फोर्सेस ऑन द, इसको सी बोल देते हैं, सी स्ट्रिंग कार्ट एंड मैन। ये पूरा आप तुम नोट कर सकते हो कि हमने ऐसे ऐसे टेंशन फोर्सेस बना लिए। ठीक है, अब इसको जो फर्दर डिस्कशन है इसका, वो थोड़ा सा लंबा है, तो मैं आज नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि अब टाइम हम लोग शूट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट जो इसके आगे का डिस्कशन है, वो इसी डायग्राम को यूज करके मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगा, इसलिए पूरा अच्छे से बना लेना। ठीक है, क्या क्या बनाना है तुम्हें इस बोर्ड पे से, ऑब्वियसली ये तो तुम लिख चुके हो। तो बचा हुआ जो कुछ भी है अब इस बोर्ड पे, ये पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल अपने कॉपी में बना लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं यही डायग्राम से स्टार्ट करूंगा, यहीं से तुम्हें बताना स्टार्ट करूंगा कि कैसे हम इनके बीच में भी कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, T1 T2 T3 T4 के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।